वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। क्या चल रहा है दोस्तों? या केवीपीवाई की बातें चल रही हैं। पेपर अच्छा था, कठिन था। हाय केटी, हाय पीएस, हाय आरएस, हाय एसबी, हाय एसएम। काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं। गुड इवनिंग एके। तो आ, आ, अभी तक हमने जो चीज़ें इनऑर्गेनिक की रिवाइज करी थी, आई होप काफ़ी सारा समय मिला होगा। काफ़ी लोगों ने इनऑर्गेनिक के दरवाजे खोल दिए होंगे, दरवाजे बंद थे इतने टाइम तक। मैं 5 मिनट थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ, क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन हाय कांची, हाय हाय कांची। सब अपना नाम लिख दो यार, तब तक बातचीत करते में आसानी हो जाती है। हाय कांची। तो एक बात जो है, अभी आपका बेसिकली बॉल पार्क 1 महीना समय बचा है ना, पेपर के लिए। तो ऑब्वियसली अभी स्ट्रेस लेवल्स या पैनिक अटैक्स या अनसर्टेनिटी इन माइंड हमेशा होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए ही नहीं। जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। और जो जो आप क्लास रिवाइज कर रहे हैं, राइट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, बस उसी को ही फॉलो करिए। हाय विनायक, हाय पार्थ। 246 प्रोबेबल रैंक। ऋषि, एक पेपर से थोड़ी प्रोबेबल निकल पाएगा मेरे भाई। थोड़ी और मेहनत कर। ठीक है, ठीक है ऋषि। तो यहाँ पे बहुत सारे AIMT होते हैं, वो भी दे कंसिस्टेंटली। सी, एग्जाम के अंदर तुम्हारे 2 साल की तैयारी चेक होती है, राइट। तो तुम, ऐसा नहीं है कि एक दिन सेंचुरी मार ली तो रोज मार पाओगे। नेट प्रैक्टिस रोज देखनी पड़ेगी ना। हाय शिवाम। केटी, फिजिक्स वीक है, किसी की केमिस्ट्री होगी, किसी की मैथ्स होगी। जितना आता है उसे अच्छे से करके जाओ बस। ठीक है। हाय आदित्य, हेलो डीआर, हेलो एडी। तो आज जैसे फॉर एग्जाम्पल हम थर्मोडायनामिक्स करेंगे, तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैं तुम्हें आज बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ करूंगा लास्ट के अंदर। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये चैप्टर काफी लोग छोड़ देते हैं उसमें, क्योंकि रैंडम चीजें करते रहते हैं, है ना। तो यहां पे जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आर्ट ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर प्लस एंड माइनस साइन इन अ वे, यस, है ना। मैं आपको आज कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, बस उसी को ही ध्यान में रखिए। आपका मेंस तक तो आप सॉर्टेड हो। तो अज्यूम कर लो, क्या फेब्रवरी इन वीक होगा, इजी होगा, पता नहीं है यार अभी तक, है ना। हाय व्योम, हाय। तो अभी जो ये आर्ट ऑफ प्लस और माइनस है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कार्नोट साइकिल, थर्ड लॉ, एंट्रोपी, थर्मो केमिस्ट्री, मैं सब बता दूंगा। जितना मैं बता रहा हूँ, राइट, जितना मैं बता रहा हूँ केवल उसी को फॉलो करिएगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं। तो मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आज आपको ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक्स को ध्यान रखिए सब लोग। ठीक है। नोट्स आपको इसका PDF मिल जाएगा। वॉइस लो नहीं आ रही है मेरे एंड से, बिल्कुल बराबर आ रही है। ठीक है। तो आज हमारे पाप धोने का समय मिला है हमें। ठीक है, तो पाप धोएंगे। ठीक है। चलिए, कुछ नियम जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास के लिए। मैं विपुल मेहता, BTech IIT बॉम्बे। अगर आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री वायली पब्लिकेशन की है तो मैं उसका ऑथर हूँ। हाय रोहन। एट द सेम टाइम एक चीज़ और जो हमें ध्यानी है इस लेक्चर के अंदर, वो ये है कि यहाँ पे कुछ कुछ क्लास की बेस्ट प्रैक्टिस है जो हम सबको फॉलो करनी पड़ती है। क्लास पे टाइम पे आइए, पूरी क्लास अटेंड करिए। यदि आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आपके कुछ क्लास मिस हो गई है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्लास में तैयारी करके आइए, पोलाइट रहिए अपने पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्पैम मत करिए। अगर आपको कुछ और डाउट्स आ रहे हैं, राइट, अगर कुछ आपको और डाउट्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक माई डाउट्स का टैब है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। फिजिक्स थर्मो विल ऑल्सो भी ईजी। फर्स्ट लॉ तो दोनों का सेम ही है मेरे भाई। ठीक है एलयू, अभी पता लग जाएगा तुझे, एक कन्वेंशन का फर्क है। हाँ, इनफ होगा MK, इनफ होगा। जेई मेंस के लिए बोल रहा है ना तू, इनफ होगा। एडवांस के लिए भी इनफ होगा। ठीक है, चलो। तो हाय हाय PM। चलिए शुरू करें आज का दिन। सब तैयार है? सबसे पहले अपना पेन पेपर रेडी रखिए, ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको कुछ कुछ सवाल बीच बीच में पूछता रहूँगा। पेन पेपर हमेशा मेरी क्लास में रेडी रखिए, ऑलवेज। सो पेन पेपर निकाल लीजिए सब लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओके। हाय सृष्टि। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आई। ठीक है, एडवांस के लिए अलग रिवीजन होगा, बिल्कुल अलग से होगा। हम आपको वो भी बताएंगे कि क्या करना है एडवांस के लिए।
खेल शुरू करते हैं एसएम। चलिए हम और आप खेलते हैं जीवन का सबसे बड़ा खेल, जेई, है ना। चलिए क्या कवर करने वाले हैं? फर्स्ट लॉ, रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू डेल्टा एच। सेकेंड लॉ, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। हीट ऑफ रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी से कैसे निकालते हैं। रेजोनेंस एनर्जी, हेस लॉ। आपने ये क्यों लिए? मैंने बेसिकली एक टेंटेटिव लिस्ट निकाली कि अगर मैं पिछले 20 साल के पेपर देखता हूं तो उन 20 साल के पेपर्स के अंदर कौन से टॉपिक से सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। सद्दाम भाई कैसे हैं? ठीक है, तो आप इसको आज अच्छे से फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से शुरू करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही होता है। ये भी रिफ्रेश कर यार, आवाज आएगी। हाय प्रांशु। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यही मैथमेटिकली आप यूज करते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सब लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिए। डेल्टा यू की वैल्यू होती है एन सी वी डेल्टा टी फॉर एनी आइडियल गैस ऑलवेज। अगर आइडियल गैस है तो आप ये लिख के बैठ जाएंगे। हाय प्रगति, हाय स्पर्श। अगर मैं बात करता हूं वर्क की, तो वर्क हम हमेशा यहां पे डिफाइन करते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी ऑलवेज। ठीक है, और क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सिंपल, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू करके। ठीक है, ये फिजिक्स में भी यही होता है, एक ही होता है। वहां पे पी एक्सटर्नल इंटू डी वी होता है, नेगेटिव साइन नहीं होता है। यानी कि वहां पे एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव होता है, यहां पे एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव होता है। तो अगर मैं आपको साइन कन्वेंशन की बात बताऊं तो साइन कन्वेंशन क्या होता है? यहां पे वर्क इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव अगर कंप्रेशन है। कंप्रेशन है इसका मतलब क्या है? कंप्रेशन है इसका मतलब डीवी क्या है आपके पास? लेस देन जीरो। तो वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर आपके पास एक्सपेंशन है तो वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि आपके पास डीवी क्या है? पॉजिटिव, और आगे उसके नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? हाय ऋषिकेश, नेपाल से, अरे वाह। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है यार, ये ड्रॉपर्स बैच और वो बच्चे जो 12th के हैं जो अभी जेई मेंस दे रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, ये एक फिजिक्स में उल्टा होता है। ठीक है, अगर मैं हीट की बात करता हूं तो हीट का कन्वेंशन क्या होता है? हीट इज पॉजिटिव इफ इट इज गिवन टू द सिस्टम एंड हीट इज नेगेटिव, हाय रणवीर, इफ इट इज गिवन बाय द सिस्टम। ये सबको ध्यान में रहेगा, आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। व्हाट इज सीवी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यार आई थिंक केएस तू 11th का बच्चा लग रहा है मुझे, है ना? ये उन बच्चों के लिए जिनका जेई अभी है ना? नहीं 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 नहीं, रुकना, बताऊंगा मैं। एमके रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये हमेशा ट्रू है। अगर रिवर्सिबल होता है तो क्या होता है? इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल देन व्हाट विल हैपन? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आप क्या कहते हैं? पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस इज इक्वल टू पी। तो अपन जब ये अप्लाई करेंगे तो वर्क अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब रादर देन कि हम सब कुछ करें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। ठीक है, वो बात क्या है? ध्यान से सुनिए। अब इसको भूलना मत, ये चार्ट है सुपर इंपॉर्टेंट, तो मैं इस पर लिख देता हूं अति इंपॉर्टेंट। इसको भूलना मत। साउंड कम आ रही है यार? मुझे नहीं लगता कम आ रही है। अपने सिस्टम की साउंड एक बार चेक कर लो, क्योंकि मेरे एंड से तो मैंने काफी बढ़ाई हुई है साउंड यार। ये जेई मेंस के लिए बता रहा हूं अभी आपको, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनिए। सपोज मैं आपको कोई भी प्रोसेस देता हूं, ठीक है? तो अगर मैं आपको प्रोसेस दे रहा हूं, सपोज, अब ध्यान से सुनिए, बातें नहीं, थोड़ी देर के लिए सब ध्यान रखिए यहां पे। फर्स्ट अगर मैंने आपको दिया कि रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस है, सपोज मैंने आपको ये दिया, मैंने आपसे पूछा बताओ डेल्टा यू कितना होगा, या सपोज मैंने आपसे पूछा वर्क कितना होगा, डेल्टा यू कितना होगा,
हीट कितना होगा और डेल्टा एच कितना होगा। ठीक है, हाय विष्णु जी। डेल्टा यू जैसे एनसीवी डेल्टा होता है, टी होता है, डेल्टा एच हमेशा होगा एनसीपी डेल्टा टी फॉर एन आइडियल गैस, ऑलवेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, इस चार्ट को याद कर लेना या प्रैक्टिस कर लेना। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल है तो वर्क डन क्या होगा, माइनस पी डीवी। डेल्टा यू क्या होगा, ये सारी गैसेज में आइडियल गैसेज ही ले रहा हूं, तो डेल्टा यू क्या होगा, मैं लिख के बैठ जाता हूं एन सी वी डेल्टा टी, और ये डेल्टा एच क्या होगा, एन सी पी डेल्टा टी, हाँ या ना। क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू होगी डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डीवी। अच्छा, अगर ये आइसोबारिक है तो पी डीवी क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, यानी कि ये हो जाएगा एन इंटू सी वी प्लस आर डेल्टा टी, और एन इंटू सी वी प्लस आर डेल्टा टी मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच। आया क्या सबको समझ में? थोड़ा सा फोकस से देखिए सब लोग, टाइम वेस्ट मत करिए, समय कम है हमारे पास। सबको समझ में आ गया? बेहतरीन बेहतरीन। बी एन क्या हो गया यार, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू किया है और कुछ भी नहीं किया है मैंने। अरे भाई डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू किया, ये डेल्टा यू है, ये डब्ल्यू है, तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू जब करोगे तो ये आएगा एन सी वी डेल्टा टी, और ये पी डी वी क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोबारिक है, तो ये क्या आ जाएगा, एन इंटू सी वी प्लस आर इंटू डेल्टा टी। दोस्त स्लो तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन तेरा जेई तो 1 महीने बाद ही है ना, तो ये डेफिनेशन कैसे आई वही तो बता रहा हूं। अभी पता लग जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंस क्या है मेरे भाई। टाइम वेस्ट मत कर यार सबका, और जो केमिकल काइनेटिक्स है वो देखो शेड्यूल में दिख जाएगा। आगे बढ़ो यार, ये सब चीजें अभी टाइम वेस्ट करने के लिए मत करो यार प्लीज, 20 दिन ही बचे हैं यार। सही बोल रहा है कोई, है ना? चलो, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी। रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक का मतलब होता है जहां पे डेल्टा वी जीरो, अगर डेल्टा वी जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा, डीवी जीरो है, डीवी जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो गया। ये क्या हो गया, एन सी वी डेल्टा टी, तो ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा क्या, क्योंकि वर्क तो जीरो है, हाँ या ना। सिमिलरली डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी। खत्म। सबको समझ में आ गई ये बात? भेजे में घुस गया? बेहतरीन बेहतरीन। थोड़ा फोकस रखेंगे आज क्लास में, बहुत फोकस रखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स में भी आएगा फर्स्ट लॉ, तो ये वाला पार्ट तो फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट? सपोज मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो क्या होगा, डेल्टा टी जीरो। जल्दी से बता दो क्या क्या जीरो होगा। तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये एन सी वी डेल्टा टी है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां पे भी डेल्टा टी जीरो है। वर्क डन अपन ने निकाला था, क्या होता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। याद आ गया सबको? ये तो सबका फेवरेट फॉर्मूला होता है। अगर वर्क ये है डेल्टा यू जीरो है तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। क्लियर है क्या ये बात प्लस साइन के साथ? हेलो नमन, हाय। सीपीसीवी वैल्यू दी हुई होगी यार। डेल्टा टी जीरो क्यों है? अरे मेरे भाई आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। यार देखो, एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। ये बात उन लोगों का रेस्पेक्ट करो जिनका पेपर है 1 महीने बाद। प्लीज यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है? तुम्हारा भी ये वो समय आएगा एक बार। जो लेट आए हैं प्लीज समय पे आइए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि रिवर्सिबल ए डायबिटिक प्रोसेस है, ए डायबिटिक प्रोसेस क्या होता है? ए डायबिटिक प्रोसेस होता है जब हीट जीरो होती है, वही ए डायबिटिक की डेफिनेशन होती है। ये हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, ये हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। क्या आप बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ से कि अगर Q की वैल्यू जीरो है, Q की वैल्यू जीरो है तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसीलिए वर्क कितना आ जाएगा आपके पास, एन सी वी डेल्टा टी। खत्म। ये क्लियर है? चलो
अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अलावा सपोज किसी ने आपसे पूछ लिया इररिवर्सिबल, ठीक है, इररिवर्सिबल ए डायबिटिक प्रोसेस है, ठीक है, और इररिवर्सिबल ए डायबिटिक मैं कह सकता हूं फ्री एक्सपेंशन है। चलो, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन, दिस लेक्चर इज इनफ फॉर मेंस, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से सुन लो यार। एलो टाइम मत पास करना यार, प्लीज प्लीज यार, रिक्वेस्ट है यार। तू 11th में है, तू माइक्रो कोर्स अटेंड करना, तेरे को मैं अच्छे से समझा दूंगा, ये वर्क भी कैसा है वो भी सिखा दूंगा। आज टाइम मत वेस्ट कर प्लीज। इररिवर्सिबल ए डायबिटिक एक्सपेंशन, ए डायबिटिक है तो ये तो जीरो हो गया। अगर इररिवर्सिबल है, फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब पी एक्सटर्नल जीरो, पी एक्सटर्नल का मतलब क्या है? वैक्यूम। अगर ये जीरो हो गया तो वर्क कितना हो गया आपके पास? जीरो। अगर ये दोनों जीरो हो गए तो हो गया ये जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा टी जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा एच जीरो, सब जीरो हो गया। आया समझ में? सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता इररिवर्सिबल आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है, चलो ये बताओ कैसे करेंगे, क्या होगा इसमें? आइसोथर्मल है तो ये जीरो और ये जीरो, फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क जीरो और क्यू की वैल्यू भी जीरो। आया सबको समझ में? तो ये चार्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फर्स्ट लॉ में कुछ भी पूछेंगे वो हीट या डब्ल्यू या क्यू के रिलेटेड, तो इसी में से ही आएगा वो। बस फिजिक्स में क्या होगा, जो कन्वेंशन मैंने वर्क का लिया है वो उल्टा हो जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। यहां तक क्लियर है क्या? चलो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो यार टिपिकली क्या होता है, हमको ये पता होता है कि एच की वैल्यू यू प्लस पीवी के बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें आपको दो टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, इसका पीडीएफ मिलेगा मेरे भाई, ठीक है, पीएम, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आएंगे, मैं क्वेश्चंस दूंगा क्लास के एंड में, मजा आ जाएगा सब कुछ। रुक जा एक बार। तो अगर मैं कहता हूं कि ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, आपको दिया हुआ इस सवाल में डेल्टा यू इज सपोज गिवन टू यू, ठीक है। इसमें दो केस आते हैं। केस वन, ऑल गैसेस आर आइडियल गैसेस। तो अगर आपको सारी गैसेस आइडियल गैसेस दी हुई है तो आप क्या करोगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है क्योंकि सारी आइडियल है, तो ये क्या आएगा? डेल्टा एन जी इंटू आर इंटू टी, बिकॉज टी यहां पे आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। डेल्टा एन जी क्या होता है? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सारी गैसेस आपको दी हुई है आइडियल तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं आपसे कहता, एक मिनट हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं आपसे कहता कि आपको मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल ये ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि इसका डेल्टा यू एक्स है, इसका टेम्परेचर टी है, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? अगर मैं कहता हूं कि सारी गैसेस आइडियल है, सपोज मैं आपको ये दे देता हूं, तो आप क्या करोगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना होगा इसका? 1 + 1 -1, यानी कि 1 इंटू आर इंटू टी, खत्म। दूसरी बात, केस टू। केस टू को मैं पिंक में बता रहा हूं। वेरी गुड यार आर एस, हाय एन आई। केस टू क्या है? ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। तो अगर रियल गैसेस है तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। अब इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या करना होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सपोज मैंने आपको दिया ए गैस चेंजेस टू ए गैस, बट यहां पे प्रेशर है P1 V1 और यहां पे प्रेशर है P2 V2, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनो, ये जेई में सवाल आया था, ये स्टार मार्क कर रहा हूं। जेई वालों ने क्या किया था, अगर तुम्हें ये केस पता नहीं है तो तुम क्या आंसर लिखोगे? तुम आंसर लिख दोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, बिकॉज डेल्टा एन जी तो जीरो है यहाँ पे।
चेंज इन गैशियस मोल्स तो जीरो है, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि डेल्टा पीवी को लिख नहीं सकते हैं आप। तो मैं इसको व्हाइट से लिख देता हूं, अभी सबको दिख जाएगा ये। तो इसको क्या लिखना है अपन को इस केस में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी का मतलब क्या है, P2V2 माइनस P1V1। तो इसमें आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में? अब अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप क्या लिख के आ जाओगे आंसर, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो इस पे मैं स्टार मार्क करना हूं, इसको भूलना मत। क्लियर है क्या ये बात? बहुत बढ़िया RS, बहुत बढ़िया। मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, इधर उधर की कोई ज्यादा चीजें बताऊंगा नहीं मैं। जीरो कौन होगा? अरे अगर गलत करेगा तो जीरो होगा मेरे भाई, MK, क्योंकि डेल्टा NG कितना है इसका, 1 माइनस 1 जीरो ना। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू हो जाएगा, ये बोल रहा हूं मैं MK। अगर तू ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे यूज कर लेगा तो ठीक है। तो ये दिख गया ना आइडियल गैस यार, वो मेंशन करेंगे, बिल्कुल मेंशन करेंगे। जेई में जब ये सवाल आया था, जेई में जब ये सवाल आया था वो मेंशन किया हुआ था, ठीक है। इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आइडियल गैस के लिए अप्लाई कर सकता है ना MK। ये यहां पे क्यों आया है, पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करके ही लाया है ना। कहीं पे भी अप्लाई कर देगा क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी? रियल गैसेस के लिए ही कर सकता है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? पहली बात तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है? फॉर, या अगर एकदम फंडामेंटली बोलूं तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती ही जाएगी। अच्छा, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है? डेल्टा एस टोटल, उसके दो पार्ट होते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये दो पार्ट होते हैं। अगर मैं कहता हूं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब फास्ट नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जो रिएक्शन है वो अपने आप हो रहा है, राइट। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये डेल्टा एस टोटल अगर जीरो से बड़ा है तो रिएक्शन अपने आप हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ये अपने आप हो रहा है, तो इसके अंदर ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर आपके पास ये इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन, तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, लेस देन जीरो। तो आप ये क्यों कह रहे हो, ये आप क्यों कह रहे हो कि रिएक्शन की एंट्रोपी या यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगी? क्योंकि जब एंट्रोपी जीरो से छोटी होगी वो रिएक्शन होंगे ही नहीं, राइट। तो इसीलिए अगर मैं बोलता हूं सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये बोलता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाएगी। यार डीसी टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है यार, मैं सब बता चुका हूं यार। देख तेरा जेई नहीं होगा, दूसरों का तो है ना यार, तेरा भी आएगा ना, लेकिन एक दिन। कर्मा जो है ना भाई सबका, सुनो, जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं दूसरों का, कर्म एक ऐसी चीज है जो हमें कभी पीछा नहीं छोड़ती है हमारा यार। तो एक बात सोचो, तुम्हारे साथ भी होगा ये, तो दूसरों के समय की इज्जत करना सीखो, तब समय तुम्हारी इज्जत करेगा, ठीक है। सॉरी मत बोल यार, ये तू मेरा स्टूडेंट तो है ही ना यार। एमओ, दिस लेक्चर वाज सपोज्ड टू बी इन इंग्लिश, okay, so in case you have any problem let me know, I will speak in English also. What I am trying to say is entropy of universe is ever increasing, okay. That means that, for example, if the entropy of universe as of now is x, it is always going to be increasing than x. You can ask me a question that if it is a non-spontaneous reaction that the entropy should decrease, but my counter to that is, if it is a non-spontaneous reaction it will not happen in the very first place. रिएक्शन की एंट्रोपी अगर तू सिस्टम की बोल रहा है तो हो सकता है, सराउंडिंग की एंट्रोपी तो बढ़नी ही पड़ेगी। पीजी शायद तू रिएक्शन के अंदर जो एंट्रोपी लिखता है वो डेल्टा एस सिस्टम होता है, टोटल नहीं होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जो मैं बता रहा हूं सुपर इंपॉर्टेंट है। हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा, डेल्टा एस सिस्टम इज डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी ऑलवेज, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, ऑलवेज। अगर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करता हूं, तो अगर मैं कहता हूं सपोज ये सिस्टम है,
ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। अब सिस्टम के अंदर कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है, उसमें हीट निकल रही है, क्यू प्रोसेस। तो अगर यहाँ पे सपोज ये +10 है, राइट, अगर ये +10 है तो ये यहाँ पे -10 होगा सराउंडिंग के हिसाब से। तो सिस्टम में अगर क्यू प्रोसेस हीट है तो सराउंडिंग की क्या होगी, हीट माइनस क्यू प्रोसेस। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच के अंदर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं, बताओ क्यों? अरे डेल्टा जी पे आएगा मेरे भाई, डेल्टा जी इससे निकला है। पीएम रुकना यार, मैं बता दूंगा, थोड़ा सा तो वेट कर ले। देख, एक बात अज्यूम कर ले, हो सकता है कि आप बोलो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन एक अजम्पशन सेम है कि थोड़ा बहुत आता होगा ना मुझे, तो वेट करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है। डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि सिस्टम सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट क्यों मानते हैं? उसका कारण यह है, सपोज जिस रूम में मैं बैठा हूं यहां पे मैं माचिस की तीली लगाता हूं और ये रूम मेरा सिस्टम है, तो क्या पूरी प्रकृति का टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? या यहां पे मैं 100 हाथी रख लेता हूं तो क्या पूरी यूनिवर्स का प्रेशर बढ़ जाएगा? तो सिस्टम आप कितना भी बड़ा ले लो, सराउंडिंग विल ऑलवेज बी मच 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 बिगर देन सिस्टम। इसीलिए सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, दे कैन बी अज्यूम्ड एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग you can always assume the temperature and pressure to be constant. So if I ask you how to calculate delta S surrounding, it will always be minus dq process by T, always. Okay, now listen to me carefully. आपने अगर ये स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बता दी है तो गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए क्यों? उसका कारण ये है, सराउंडिंग हमेशा बहुत बड़ी होती है, सिस्टम तो आपके सामने है। सराउंडिंग मतलब अगर सपोज मैं इस रूम को सिस्टम मानता हूं तो मैं सराउंडिंग में किसको लूं? अर्थ को लूं, गैलेक्सी को लूं। कितनी गैलेक्सी लूं? जितना मेरे को दिख रहा है उतना ही ले पाऊंगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि एक सेफ अजम्पशन से इरिवर्सिबल होगा तो भी एंट्रोपी सिस्टम की तो यही होगी, ठीक है। ऐसा वो कार्नोट साइकिल से मैं निकाल दूंगा, अभी थोड़ा सब्र कर ले, मैं प्रूव भी कर दूंगा, टेंशन मत ले इतना, ठीक है। मेरा एक सवाल यह है कि अगर सपोज मुझे इस टर्म को सिस्टम से हटाना है, मतलब सराउंडिंग को मेरे को हटाना है और सब टर्म्स सिस्टम में चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर मोटा मोटा कांस्टेंट है, तो दिस इज dq ऑफ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन T. नाउ कैन आई से इट इज नथिंग बट माइनस डेल्टा H, एंड सिंस द प्रोसेस इज इन सिस्टम, कैन आई से इट इज माइनस डेल्टा H सिस्टम बाय T? Yes or no? So can I apply this here? Delta S total is equal to delta S system minus delta H system by T. Yes or no? एक सिंपल assumption से ये बात आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं T is equal to T with a negative sign is equal to delta H system minus T delta S system। एक मिनट, इसको मैं वहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक मिनट रुको, है ना। डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम विथ अ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच टोटल। लिख सकता हूं मैं ये, ऐसे लिख सकता हूं। तो अब क्या हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब ये तो दिख रहा नहीं है क्या यार, क्या बोल रहा है? ये नहीं दिख रहा है तुझे? मैं शेड कर दूं इसको, ये वाली बात देख, इसको देख, ये दिख रहा है तुझे? ये दिख रहा है? यस और नो? ये बात बोल रहा हूं मैं। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, और प्लीज इसको ध्यान से सुनो। क्या मैं कह सकता हूं, कैन आई से दैट डेल्टा एस टोटल इनटू टी इज इक्वल टू, now this delta H system minus T delta H system is minus of delta G. अब डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा G होता है हमारे पास डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम, यानी कि सब कुछ सिस्टम के टर्म्स में आ गया है, हाँ या ना? अब ऑब्जर्व करना आसान है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब अगर डेल्टा एस टोटल 0 से बड़ा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए,
तो डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो। आया समझ में, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे। सिमिलरली अगर इक्विलिब्रियम पे देख रहे हो तो डेल्टा जी जीरो होगा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी जीरो से बड़ा होगा। तो ये पढ़ा है आप लोगों ने, अब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया उसका, आपको समझ में आ गई बात। तो वो निकला यहीं से है, सराउंडिंग गायब नहीं करी है, इंटेलिजेंटली रिप्लेस की गई है। बेसिकली व्हाट यू स्टडी इज दिस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, दैट इज व्हाट यू स्टडी एज so as to find the spontaneity of a reaction। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इस पूरे पेज को ये ध्यान रखिए आप, ध्यान रहेगा पक्का, भूलोगे तो नहीं। चलिए अब यार, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सवाल ये है कि एंट्रोपी आई कहां से। तो कार्नोट साइकिल सब लोगों ने पढ़ा था। मान लो यहां पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, ये P3 है, वॉल्यूम V3 है, ये P4 है, वॉल्यूम V4 है। सपोज ये आ गया, तो अगर मैं कहता हूं तो इसमें क्या होता है, ये ए डायबिटिक होता है, ये आइसोथर्मल होता है, ये ए डायबिटिक होता है, ये आइसोथर्मल होता है, ये सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे हीट Q1 है और यहां से हीट बाहर जा रही है Q2, तो Q1 आपके पास हीट इनसाइड द सिस्टम है, तो इसको लिख रहा हूं Qin, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ होती है। हेल्महोल्ट्ज तो मैंने बताया ही, जरूरत ही नहीं है अभी, ऐसा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। आइसोथर्मल आइसोकोरिक नहीं, ए डायबिटिक एंड आइसोथर्मल। Q2 की वैल्यू क्या होती है, इट इज Q आउट, क्योंकि इसका नेगेटिव साइन होता है, इसको हम Q सिंक भी बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब इस पूरे साइकिल पे आप वर्क और डेल्टा यू फर्स्ट लॉ से कैलकुलेट करते हो तो आपके पास क्या इक्वेशन आती है, आपके पास आता है Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, ये आता है आपके पास, ये आता है आपके पास। और इसके अंदर क्या होता है, ये टेम्परेचर T1 T2 से बड़ा होता है, आइसोथर्मल अगर है तो। कार्नोट इंजन ही है मेरे भाई, ये कार्नोट इंजन ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इसको सॉल्व करने से आता है फर्स्ट लॉ से, ये आप लोग फिजिक्स में देखेंगे वहां पे भी यही आएगा। ए डायबिटिक में Q जीरो होता है यार, रिफ्रेश कर UM, आ रहा है वीडियो, सबको आ रहा है ना वीडियो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q1 बाई T1 प्लस 0 प्लस माइनस Q2 बाई T2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कैन आई राइट इट लाइक दिस, SD, can I write it like this? Now tell me one thing, I am writing it like this. If I integrate, this means cyclic integral, dq, now this process is cyclic so it is reversible, by t, उसकी वैल्यू क्या होगी। सो यहां से यहां तक देखते हैं। अब मैं मार्कर को बेसिकली इससे दिखा रहा हूं, येलो कलर को फॉलो करिए, ये देखिए, यहां से यहां तक सारी हीट के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये T बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल ऑफ हीट क्या बनेगा Q1, तो ये टर्म आ जाएगी, हाँ या ना। यहां से यहां तक आपके पास, अरे मैंने आइसोथर्मल उल्टा लिख दिया, अच्छा इसलिए लोग कह रहे थे, माय बैड माय बैड माय बैड, ये ए डायबिटिक नहीं, ये आइसोथर्मल है, ये ए डायबिटिक है, सॉरी माय बैड। इसको सही कर देते हैं एक सेकंड में, एक मिनट। हाँ, तो ये आइसोथर्मल है, ये ए डायबिटिक है, ये आइसोथर्मल है, ये ए डायबिटिक है। वापस से आ जाते हैं अपन अपने शेड वाले तरीके पे। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक आते हैं, यहां से यहां तक ए डायबिटिक है तो Q जीरो है, यानी कि ये न्यूमरेटर जीरो है, इसलिए ये वाली टर्म आ जाएगी जीरो वाली, हाँ या ना, ये जीरो लिखा हुआ है। यहां से यहां पे आएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T2 आ गया वो, और टोटल हीट कितनी आ जाएगी, माइनस Q2, क्योंकि तुम्हारे पास हीट बाहर जा रही है इसलिए माइनस Q2 आ गया, दिख रहा है। और यहां से यहां जाओगे तो हीट फिर से जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब dq रिवर्सिबल बाय t, अगर मैं इसकी बात आपसे पूछता हूं कि भाई dq रिवर्सिबल बाय t क्या है, तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या आएगा, जीरो। इस पूरे साइकिल पे अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जीरो आएगा, हाँ या ना। अगर किसी भी चीज का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो आता है, यानी कि वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, जल्दी से बताओ। डिस्प्लेसमेंट जैसा है ना, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है,
स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी कोई एक नया फंक्शन होना चाहिए, और ये फंक्शन होता है आपके पास एंट्रोपी, इसीलिए एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है। आया समझ में? और ये आपके पास एंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकलता है। समझे मेरी बात? तो अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम कहता हूं तो वो इसका इंटीग्रल बन जाता है। समझे? बुझे? अब आया समझ में डेल्टा एस सिस्टम आया कैसे? इसीलिए उसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि आपने वो यहां से निकाला है डिराइव करके कार्नोट साइकिल से। यहां तक सबको क्लियर है क्या? हाँ, अलग कर लूंगा भाई अब से, केपी अब से कर लेगा भाई मैं, है ना। एंट्रोपी का टेम्परेचर डिपेंड्स अभी निकाल देता ना मेरे भाई। आर एस देख, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो गया? इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, है ना। एडिशन दिखाऊं, यहां से यहां तक T1 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट का एडिशन Q1। अगर मैं 2 से 3 जाता हूं तो Q 0 है, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि डी क्यू बाई टी निकाल रहा हूं। 3 से 4 जाऊंगा तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है T2 और Q का इंटीग्रेशन माइनस Q2 हो जाएगा। स्टेट फंक्शन का मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जैसे डिस्प्लेसमेंट जिसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। Can I say delta S system is dq reversible by t? Now since it is a reversible process, from first law can I write dq reversible as du minus w? Now if it is an ideal gas, can I say du is ncv dt and w is pdv? I am writing it as pdv because the process is reversible, because I am writing a cyclic process. Also it is reversible. Can you say integral ncv dt is ncv ln t2 by t1? Tell me. Can I say P by T is nothing but nR by V and integral nR by V dV is equal to nR ln V2 by V1? तो ये जो है ये है डेल्टा एस सिस्टम। अब मैं आपसे पूछता हूं सारे केसेस। फर्स्ट केस, अगर मैं कहता हूं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, चलो बताओ आइसोथर्मल है तो डेल्टा एस सिस्टम कितना होगा? जल्दी से बताओ। फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ सेकेंड टर्म बचेगी, तो nR ln V2 by V1 लिख सकते हो। आइसोथर्मल है तो पीवी कांस्टेंट होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो nR ln P1 by P2, एक ही बात है। यस और नो? अगर मैं आपसे कहता हूं कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, चलो बताओ क्या होगा? आइसोकोरिक होगा तो डेल्टा एस सिस्टम, आइसोकोरिक है तो सेकेंड टर्म 0, तो ये क्या आ जाएगा? NCV ln T2 by T1। सिंपल, फर्स्ट टर्म ओनली, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहता हूं आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक है तो क्या होगा? दोनों टर्म आएंगी, लिख दो दोनों टर्म, NCV ln T2 by T1 प्लस nR ln V2 by V1। आइसोकोरिक है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NCV ln T2 by T1, V2 by V1 क्या हो जाएगा आपके पास? nR ln T2 by T1 हो जाएगा, क्योंकि V2 by V1 T2 by T1 के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा? NCP, क्योंकि CV प्लस R आएगा, बाकी सब कुछ कॉमन, ln T2 by T1। सिर्फ ये ध्यान रखना है मेरे भाई, SR, सिर्फ ये ध्यान रखना है। और रिमेंबर भी क्यों, इसको घर पे जाके लिख लेना एक बार यार अपने आप, इसमें मैंने कुछ याद थोड़ी करवाया है। अरे सेकंड टर्म की बात कर रहा है, अरे यार ले, P बाई टी की वैल्यू क्या होगी? NR बाई V होगी ना, ऐसे P बाई टी की वैल्यू क्या होती है? NR बाई V होती है ना, उसको यहां सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने, उससे ये आया है, समझा? यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछता कि ए डायबिटिक प्रोसेस है, तो ए डायबिटिक प्रोसेस है तो बताओ डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? बताओ जल्दी से, डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा अगर ए डायबिटिक है तो? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अरे 0 होगा, बहुत शानदार एच जी, बहुत शानदार आर एस। क्यों 0 होगा? अरे इसलिए 0 होगा क्योंकि डी क्यू रिवर्सिबल ही 0 है ना, ये वाली टर्म ही 0 है, समझे? ठीक है, समझ में आ गई ये बात? चलो, एंट्रोपी का असली फंडा होता क्या है? एंट्रोपी एक बेसिकली मेजर ऑफ रैंडमनेस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
रैंडमनेस नहीं है, मेजर ऑफ रैंडमनेस है ये आपके पास ओमेगा रैंडमनेस होती है, और के आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे यार, क्योंकि इंटीग्रल डीवी लगा हुआ है ना यहाँ पे एस के। यार एक तो ये बात बताओ, थोड़ा तो अपन अज्यूम कर सकते हैं ना कि तुम अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो P बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई वी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे डीवी लिखा हुआ है यार। क्यों टाइम पास कर रहा है एलयू यार, क्यों दूसरों का टाइम मत वेस्ट कर यार। और जनरली अगर एक चीज मैं नहीं लिख रहा हूं तो तू क्यों लिख रहा है उसको, कोई पॉइंट है? कल सपोज मैंने लिख दिया कि इट इज प्रोपोर्शनल टू टी, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो तू फिर ये भी बोलेगा देयरफॉर इट इज प्रोपोर्शनल टू वी। ऑब्वियस है ना ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एंट्रोपी का मतलब आधे लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। सपोज हमारे पास ये एक बॉल है और हमारे पास 2 रूम्स हैं। ये एक बॉल है, तो ये बॉल कितने तरीकों से रह सकती है? या तो इस रूम में रहेगी या इस रूम में, 2 तरीकों से, हाँ या ना। अगर मेरे पास ऐसी 2 बॉल है तो पहली बॉल 2 तरीकों से, दूसरी बॉल 2 तरीकों से, 2 की पावर 2, हाँ या ना। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? इतने ही होंगे। अगर मैं कहता हूं 3 बॉल होगी तो, थैंक यू केपी, 3 बॉल होगी तो 2 की पावर 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जितने नंबर ऑफ वेज है ना, ये जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं, ये नंबर ऑफ वेज क्या है? रैंडमनेस। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक परफ्यूम की बॉटल खोलता हूं। अब उस परफ्यूम की बॉटल को जब मैं खोलता हूं, मान लो उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। अगर 1 मोल भी हुआ तो कितने पार्टिकल्स होंगे? 2 की, तो Na पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो अगर Na पार्टिकल्स हो जाएंगे तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 2 की पावर Na। अब ये जो है 2 की पावर Na, ये होता है रैंडमनेस। अब ये एक अनकाउंटेबल नंबर है, कैसे निकालोगे? 2 की पावर n निकाल के बताओ। 2 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 23 नहीं निकाल सकते हो ना। लेकिन अगर मैं इसका ln ले लूं तो, इसका अगर मैं ln ले लूंगा तो क्या होगा? s इज इक्वल टू Na इंटू के इंटू ln2। तो अब इसको निकाल सकते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं मेजर ऑफ रैंडमनेस। आई बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस रूम में स्प्रे कर रहा हूं तो दूसरे रूम में खुशबू चली जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि सारी इसी स्प्रे इसी रूम में रहे, दूसरे में ना जाए? उसका कारण यह है कि सपोज मेरे पास 2 पार्टिकल्स की जगह 2 मोल्स पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा? 2 Na पार्टिकल्स हैं। सारे पार्टिकल्स एक ही रूम में रहेंगे, उस इवेंट को क्या एक इवेंट ही कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 2 टू द पावर ऑफ 2 Na। तो 1/2 टू द पावर ऑफ 2 Na क्या होगा? टेंडिंग टूवर्ड 0। इसीलिए वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो तो सकता है लेकिन प्रोबेबिलिस्टिकली नहीं होएगा। तो ये सब मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बता रहा हूं आपको। आ रही है क्या बात समझ में? इसीलिए एक बात समझिए कि इलेक्ट्रॉन है, आपने बोर मॉडल पढ़ा है, हर एटम के अंदर यार कितने सारे एनर्जी लेवल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी सारी संभावनाएं हैं। इसीलिए एंट्रोपी तो होएगी उसके अंदर। मन के विचारों की तरह है एंट्रोपी, हमेशा होगी सबके पास। ठीक है? तो आप ये सोचिए कि एंट्रोपी मन का विचार है, इसीलिए आप उसको फिजिकली देख नहीं पाते हैं। ठीक है? तो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। 2 बच्चे हैं, डिसऑर्डर है ना, ये डिसऑर्डर बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों एग्जैक्टली सेम रूम में पढ़ाई करते हैं, सब कुछ किताबें भी सेम है हमारे पास, सब कुछ सेम है। ठीक है? मेरा डेस्क एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है और मेरे फ्रेंड का डेस्क जो है वो पूरा इधर बितर हुआ है, पूरा डिस्टॉर्टेड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है। मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा है तो हम दोनों में से कौन सा बच्चा ऐसा है जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है? किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? मेरी या मेरे फ्रेंड की? दोस्त की? मेरे दोस्त की है ना, उसकी एंट्रोपी ज्यादा है।
एक्चुअली हम दोनों की एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी वाइज तो सेम ही है ना, क्योंकि सबसे साफ रूम अगर मेरा है तो एक ही इवेंट हो सकता है, और सबसे गंदा रूम है वो भी एक ही इवेंट हो सकता है। तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज ही होगी ना प्रोबेबिलिटी, तो दोनों की सेम है मेरे भाई। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? अरे मैं कह रहा हूं कि सबसे साफ रूम अगर मेरा है तो दैट इज ओनली वन इवेंट। ओके पीएम। सबसे डिसऑर्गेनाइज्ड भी एक ही तरीका हो सकता है ना, तो लेट से टोटल तरीके 10,000 हैं सपोज, तो ओमेगा अगर सपोज 10,000 है तो अपन के पास के एल एन 10,000 एंट्रोपी आ गया, राइट? ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। अगर मैं पूछता हूं कि मेरी एंट्रोपी यानी कि मेरा वैल्यू कितना होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 अपॉन 10,000, और जो सबसे साफ रूम है उसकी भी 1/10,000, सबसे गंदा रूम है उसकी भी 1/10,000। तो ऐसे लगता है शायद कि ज़्यादा तितर बितर करने वाले पे एंट्रोपी बढ़ जाएगी, बट ऐसे होगा नहीं, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको मैथ समझा रहा हूँ इसकी स्टैटिस्टिकली, ठीक है? अब मेरी बात बताइए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है, पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है। आई टोल्ड यू एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस इज नॉट दिखने में रैंडम, रैंडमनेस इज नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज दोनों का एक ही है ना। अगर मेरे फ्रेंड के रूम में 5 खिड़कियां होती किताबें फेंकने के लिए, और मेरे रूम में सिर्फ एक ही खिड़की किताब फेंकने के लिए, और अगर मैं कहता किताब फेंकना आपके पास एक्सपेरिमेंट है, तो मैं कहता कि उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि उसके पास 5 तरीके हैं, मेरे पास एक। आया समझ में? तो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पे मत जाओ मेरे भाई, केमिस्ट्री भी समझो उसकी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी, अज्यूमिंग वॉल्यूम प्रेशर इज कांस्टेंट। राइट? ओके। अगर मैं यहां पे कहता वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ती, एग्जैक्टली एसएच। तो यहां पे क्या होगा? अब्ज्यूमिंग आपके पास प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? एंट्रोपी कम होगी। पार्टिकल सपोज मान लो ऐसे हैं, प्रेशर बढ़ाओगे तो पास पास आएंगे, उनके पास अब क्या होगा? नंबर ऑफ वेज कम हो जाएंगे। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स। अगर एटॉमिसिटी बढ़ती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ वेज इन विच द पार्टिकल्स कैन ट्रैवल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी। तो अगर मैं कहता हूं एंट्रोपी ऑफ H2 और एंट्रोपी ऑफ H, तो ये डायटोमिक है, ये मोनोएटॉमिक है, तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। सिंपल। डेल्टा Ng अगर बढ़ता है तो गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, एंट्रोपी ऑफ गैस सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड होगी, फिर सॉलिड होगी। ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं कहता हूं डेल्टा Ng 0 से बड़ा है, तो डेल्टा Ng अगर 0 से बड़ा है, यानी कि सपोज मैं कहता हूं A गिव्स 2B गैस, तो नेट नेट गैस पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? एंट्रोपी का जो चेंज है वो भी पॉजिटिव होगा। यहां तक क्लियर है क्या? तो ये सब ध्यान रहेगा। अगर सपोज मैंने आपसे कह दिया, अगर मैंने आपसे कह दिया, चलो एक क्वेश्चन बोल रहे हो ना, PR, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी? देयर इज अ गैस with N1 moles and the volume of the container in which it is present is equal to N1, is equal to V1. There is a gas which is present in volume of a container which is V2 and the moles are N2. Now they are mixed with each other. Okay? तो मुझे ये बताओ कि एंट्रोपी का चेंज क्या होगा सपोज मिक्स कर रहा हूं। तो सपोज मैं फर्स्ट वाली गैस को लेता हूं, तो गैस 1 की एंट्रोपी का चेंज क्या होगा? मैं कह रहा हूं प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो PT इज कांस्टेंट। अरे टाइम मत वेस्ट करो, यहां पे ध्यान दो, जिसको जो लिखना है लिखने दो, तुम सब पढ़ाई पे ध्यान दो। तो एक बात बताओ, अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कह रहा हूं, डेल्टा S क्या होगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फर्स्ट टर्म जो है ये तो 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा? NR V2 by V1। यस और नो, जल्दी से लिखो, यस या नो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फर्स्ट टर्म 0, तो ये क्या हो जाएगा? NR V2 by V1। तो NR V2 by V1, V2 क्या हो जाएगा आपके पास? इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 plus V2। तो ये आ गया NR V2 by V1। N कितना है? N1।
अच्छा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो V1 प्लस V2 अपॉन V1 को मैं लिख सकता हूं N1 प्लस N2 अपॉन N1, विच इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन, वेयर x1 इज मोल फ्रैक्शन, x1 इज N1 अपॉन N, विच इज नथिंग बट V1 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं, यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि डेल्टा S1 इज माइनस एन आर, यहां पे इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ln x1, इसलिए नेगेटिव साइन। सिमिलरली अगर मैं यहां पे कहूं तो ये आ जाएगा माइनस N2R ln x2, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, R कॉमन N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि सपोज इन दो गैसेस की जगह तीन गैसेस को मिक्स करते तो वो क्या होता है, समेशन Ni ln xi, यानी कि N1 ln x1 प्लस N2 ln x2 प्लस N3 ln x3, और उसको इंटू माइनस आर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक क्लियर है क्या सबको? तो इसमें भी क्या है यार, ये क्वेश्चन ही तो है, इसमें कुछ याद थोड़ी करना है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ याद करने वाली बातें हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अरे भाई BS, टाइम मत वेस्ट कर यार। चल नमन भाई आगे बढ़े। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा H, ये मैंने बताया था। अब क्या होता है, रिएक्शन के अंदर डेल्टा H निकालेंगे, डेल्टा S निकालेंगे, डेल्टा G निकालेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, या फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, या फिर दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि डेल्टा G नेगेटिव हो, यही चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू नेगेटिव हो। यस दे विल, बट अपन डेल्टा H को मोस्टली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं मानते, कांस्टेंट ही मान लेते हैं, नहीं तो तुम्हें दिया हुआ होगा इसका फंक्शन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो डेल्टा G अपन नेगेटिव चाहते हैं, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये हम चाहेंगे, तो ये फेवरेबल है। और यहां पे माइनस T लिखा हुआ है, तो डेल्टा S हम चाहते हैं पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव हो तब फेवरेबल होता है, तो ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, यहां पे ये फेवरेबल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है, तो डेल्टा G नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर्स होगा, हाँ या ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दिस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, यस और नो। यानी कि ये रिएक्शन तो होना ही है, आप कुछ भी कर लो ये रिएक्शन तो होके रहेगा, राइट। सिमिलरली ये होगा पॉजिटिव ऑलवेज, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि आप कुछ भी ताकत लगा लो ये रिएक्शन होने ही नहीं वाला है। अगर ये नेगेटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है, तो मैं चाहूंगा कि ये नेगेटिव रहे, तो ये नेगेटिव कब रहेगा, एट लो टेम्परेचर्स। ये नेगेटिव कब रहेगा, एट हाई टेम्परेचर्स। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होंगे, और ये होगा स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। कभी हुआ है क्या नेगेटिव टेम्परेचर केपी आज तक? केल्विन में लेता है ना तू, 0 से कम तो वैसे भी नहीं जा सकते, स्टेट ही चेंज हो जाती है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही डालते हैं ना केपी। कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहा है मेरे भाई? टाइम मत वेस्ट कर यार दूसरों का, प्लीज रेस्पेक्ट। अरे अभी तो बताया था SH, ये यार डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए, पूरा दुनिया का ये पूरा डेरिवेशन करके बताया यार। SH उठ जा भाई, उठ जा, नींद से उठ, ठीक है। ये क्लियर है क्या? तो आप बेसिकली देखो, जो क्वेश्चन जहां से आते हैं, आपको जब सवाल दिया हुआ होगा, आपको डेल्टा H डेल्टा S दिया हुआ होगा, आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा H कैसे निकालते हैं? यूजिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये एक काफ़ी पॉपुलर तरीका है। क्या होगा इसके अंदर, अगर मैं एक रिएक्शन देता हूं आपको, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, ठीक है। आपको दिया हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A इज इक्वल टू x1, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B
इज इक्वल टू x2, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज इक्वल टू x3, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D इज इक्वल टू x4। सपोज आपको ये दिया हुआ। फोकस HA यहां से होता है, चैट पढ़ के थोड़ी फोकस करते हैं। तुझे जो पूछना है पूछ, मैं सब कुछ देख रहा हूं, बाकी चीजों पे ध्यान मत दे। मुझे पता है तू पढ़ाई करने आया है यार, ठीक है। चैट की एंट्रोपी कम मैं नहीं कर सकता, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती रहेगी, यही तो सिखाया है VC। एंट्रोपी कम करने की कोशिश मत कर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं कहता हूं कि आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हीट ऑफ रिएक्शन आपके पास होता है डेल्टा H रिएक्शन इज समेशन डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये सब जो यूनिट्स हैं ये पर मोल होती है, सो ऑल दीज यूनिट्स आर पर मोल, ओके। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जल्दी से, सबको आता होगा, बताओ क्या होगा। इसके C मोल्स हैं C के, तो वो हो जाएगा C इंटू x3। D के कितने मोल्स हैं? D मोल्स हैं तो D इंटू x4 माइनस A के कितने मोल्स हैं? A, तो A इंटू x1। B के कितने मोल्स हैं? B इंटू x2। देयर विल बी एडवांस्ड कोर्सेज, यस। तो ये सबको आता है। इसमें एक चीज आपने पढ़ी थी कि अगर आपके पास अरे कुछ नहीं होगा भाई ऐसे जैसा कुछ नहीं होगा, टाइम मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तू ऐसे अच्छा बच्चा है यार, टाइम मत स्पेंड करना ऐसे, अपना क्यों टाइम इन्वेस्ट कर रहा है फालतू में। और तुमको अगर ये बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसका माइक्रो कोर्स भी आएगा, उसमें आओ तुम। ये बच्चे उनके लिए है जिनका 1 महीने बाद एग्जाम है यार, प्लीज रिस्पेक्ट करो इस बात का। अगर आपको कोई भी चीज स्टैंडर्ड स्टेट में दी हुई है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सोडियम सॉलिड स्टेट में दे दिया, या क्लोरीन गैशियस स्टेट में दे दिया, या O2 गैशियस स्टेट में दे दिया, या ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में दे दिया, तो जो भी स्टैंडर्ड स्टेट में है उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ये सबको आता ही होगा यार, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर लिखता O2 प्लस अमोनिया, तो O2 का आप हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते, क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, ओके। अगर बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे? तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में सिंपल एक फंडा समझ लो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाता हूं, ठीक है। हाँ VRSC, अभी थोड़ा ये तो पढ़ ले यार, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सेम चीज तेरे पास बिट्स में भी काम आएगी, इसलिए पढ़ ले। सबके लिए वैलिड है, सिर्फ सॉलिड के लिए नहीं, ठीक है। SB, सपोज मैंने एक सवाल तुमको दिया, बातें मत करो। सवाल यह है कि C डबल बॉन्ड C, ठीक है, प्लस H2 गिव्स CHHCHHH, ठीक है। और ये कह दिया मैंने कि ये गैशियस स्टेट में है, ये गैशियस स्टेट में है, और ये भी गैशियस स्टेट में है। पहली चीज यहां पे मैं नोट 1 लिख रहा हूं, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स must be in gaseous state to form or break bonds। यानी कि अगर मैं बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा हूं तो हमेशा आपके जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, पहले आप क्या करेंगे, उसको आप ब्रेक करेंगे, गैशियस स्टेट में लेकर आएंगे उसको। ये क्लियर है? नोट 2, बॉन्ड ब्रेकेज रिक्वायर्स एनर्जी, यानी कि पॉजिटिव, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन विल रिलीज एनर्जी, यानी कि नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज कहता हूं यहां पे मुझे सपोज हीट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सारे रिएक्टेंट्स को आप ब्रेक कर रहे हो तो वहां पे क्या आएगा, प्लस साइन। तो समेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विद अ प्लस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट ब्रेक कर रहे हो। और आप
प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो क्या होगा, समेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। वही मैंने यहां लिखा है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज ये रिएक्शन है, इसका मुझे हीट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो इसका हीट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले चेक कर लो सब गैसियस स्टेट में है। हाँ, सब गैसियस स्टेट में है। चलो यहां पे मैं ये CH का बॉन्ड ब्रेक करूंगा या फॉर्म करूंगा, जल्दी से बताओ। 4 CH के बॉन्ड है, मैं ब्रेक करूंगा या उसको फॉर्म हो रहा है वो, जल्दी से बताओ। 4 CH के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं या ब्रेक हो रहे हैं यहां पे? अरे ब्रेक हो रहे हैं ना यार, ये तो CH के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना इस वाले कंपाउंड में। तो फॉर्म कैसे हो रहे हैं यार? CH के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना यहां पे इस वाले कंपाउंड में। अरे यार क्या फॉर्म लिख रहे हो यार, 4 CH बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे क्या इस कंपाउंड में? क्या बोल रहे हो यार? अगर ब्रेक हो रहे होंगे तो 4 CH को तोड़ना है तो उसकी एनर्जी देनी पड़ेगी ना। एक C डबल बॉन्ड C को तोड़ रहा हूं इसलिए प्लस साइन, एक H सिंगल बॉन्ड H को तोड़ूंगा प्लस साइन। क्लियर है? अगर मैं यहां पे आता हूं, अब मैं इसको पिंक में लिख रहा हूं, ये कोई कंफ्यूजन ही ना हो, तो यहां पे क्या हो रहा है, 6 CH बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 CH बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और एक CC बॉन्ड बन रहा है। बस। क्या कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं है ना, अपने आप ही हो गया। तो हर बार आपको क्या करना है कि रिएक्टेंट टूटेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे, खत्म, सिंपल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या चीज होती है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? सपोज आपने ये एक एनर्जी का डायग्राम बनाया, ठीक है, ये टाइम है। अरे विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट दे आर ब्रेकिंग, अरे एलयू भाई, हमेशा रिएक्टेंट टूटते ही है ना। हाँ, हर बॉन्ड के लिए VC। रिएक्टेंट का काम ही रिएक्ट होना होता है ना एलयू। हाइपोथेटिकल नहीं है, एक्चुअल है ये, SM। रेजोनेंस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस एनर्जी तो लैब में दिखता है। ध्यान से सुन, अगर मैं कहता हूं कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो मैंने कैलकुलेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन वाले रिएक्शन से, मेरे हिसाब से डेल्टा H आना चाहिए था, मान लो डेल्टा H एक्सपेक्टेड, मेरे हिसाब से आना चाहिए था वो वैल्यू -20, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक है, ठीक है। अब मैं जब लैब में गया तो मैंने देखा कि भाई एक्चुअली थोड़ा सा गेम अलग हो रहा है। एक्चुअली मुझे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल्टा H एक्सपेरिमेंटली जब मैंने किया तो वो आ गया -30, यानी कि डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा H थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड, इसको डेल्टा H थ्योरेटिकल भी बोल सकते हो, this value is known as resonance energy and this value is the energy released। एनर्जी रिलीज्ड है, इसीलिए क्या होता है, ये स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है। स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, इसका मतलब क्या है, इसका साइन नेगेटिव होगा। आया समझ में? क्लियर है ये बात? एक सिंपल सी बात, मैं इसका एक ट्रिक बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, ट्रिक सुनना। सपोज मैंने कहा आपको A से बनता है B, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको दे दिया गिवन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू -20, सपोज आपको ये दे दिया, सब किलो जूल में दे रहा हूं, ठीक है। आपको दे दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज इक्वल टू X, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A इज इक्वल टू Y, ठीक है। आपसे मैंने कहा बताओ हीट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो क्या होगा वो होगा, पहले आप निकालेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B यानी कि X माइनस Y। अब ये बताइए, आप A को ब्रेक कर रहे हो और A की रेजोनेंस एनर्जी दी हुई है, यानी कि A ज्यादा स्टेबल है, तो जब उसको ब्रेक कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर एक चीज ज्यादा स्टेबल है, आप यहां पे A को ब्रेक कर रहे हो ना, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। -20 मतलब एनर्जी रिलीज्ड है, यानी कि इसको +20 कर रहा हूं क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, हाँ या ना?
तो अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, अगर आपको कोई भी रिएक्टेंट की रेजोनेंस एनर्जी है तो आप सीधा सीधा उसको प्लस साइन के साथ नेट इक्वेशन में ऐड कर दो। लेकिन सपोज मैं इसका उल्टा रिएक्शन देता, सपोज मैं कहता बी गिव्स ए, अगर मैं कहता कि इसका हीट ऑफ रिएक्शन लिखो तो वो क्या होता, रेजोनेंस एनर्जी तो बाद में लूंगा, पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए विच इज वाई माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्स। अब ए बन रहा है, मैं कह रहा हूं कि जब भी ए बनेगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी -20 है, यानी कि इसको और स्टेबल करना पड़ेगा। अगर इसको और स्टेबल करना पड़ेगा तो यहां पे -20 डाल दिया मैंने, इसको और स्टेबल कर दिया। यानी कि अगर कोई भी चीज आपको प्रोडक्ट में दिया हुआ है और उसकी एनर्जी दी हुई है रेजोनेंस एनर्जी, माइनस उसको कर दीजिए आप। अगर वो रिएक्टेंट साइड में दिया हुआ है और उसकी रेजोनेंस एनर्जी दी हुई है तो उसको आप प्लस साइन के सीधा सीधा जोड़ दीजिए। सिंपल मैथ्स। कर लेंगे क्या ये सब लोग? तो ये ट्रिक ध्यान रखना बस, कि कोई गलती होएगी ही नहीं फिर कभी भी। हेस्ट लॉ, अगर मैं कहता हूं ए से बनता है बी, इसकी हीट है डेल्टा H1। अब मैं इसको घुमा के ले जाता हूं, यहां से सी बनाता हूं, सी से डी बनाता हूं, डी से ई बनाता हूं, ये कहता हूं ये डेल्टा H2 है, ये डेल्टा H3 है, ये डेल्टा H4 है, ये डेल्टा H5 है। ठीक है, एक बात बताइए, जो डेल्टा H है वो एक स्टेट फंक्शन है, फॉर्मूला भी सेम ही होगा मेरे भाई, वीसी। वही तो तेरे को ट्रिक बता रहा हूं। मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, डेल्टा H तो सेम ही रहने वाला है। तो डेल्टा H अगर सेम ही आने वाला है तो मैं क्या कह सकता हूं कि डेल्टा H1 ए से बी में जा रहे हैं तो डायरेक्टली डेल्टा H1 आ रहा है, घुमा के जाओगे तो भी उसकी वैल्यू सेम ही होनी चाहिए ना। यस और नो? तो ये सबको ऑलरेडी आता ही है यार, इसमें किसी को कोई इशू नहीं है। कभी कभी आपको बस एक चीज और पूछेंगे, किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन क्या होता है आपके पास? सपोज मैं कहता हूं आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, और आपको दे दिया इसका डेल्टा H1 सपोज x है और टेम्परेचर इसका आपको दे दिया T1। मैंने पूछा डेल्टा H2 अगर आपको निकालना है कितना होगा, टेम्परेचर आपको T2 दिया हुआ है, तो T2 पे डेल्टा H2 होगा, वो कितना होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं आप? सिंपल सी एक बात ध्यान रखेंगे, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल्टा Cp dt फ्रॉम T1 टू T2। बस ये ध्यान रखना आप। अब डेल्टा Cp क्या होता है आपके पास? समेशन Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आपको सारे Cp दे देंगे वो, तो आप क्या लिखोगे डेल्टा Cp को, क्योंकि ये पर मोल होता है, C टाइम्स Cp ऑफ C प्लस D टाइम्स Cp ऑफ D माइनस A टाइम्स Cp ऑफ A माइनस B टाइम्स Cp ऑफ B। बस इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना, ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जेई मेंस है और पास में है इसलिए मैं ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आप ये डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो माइक्रो कोर्स अटेंड कर सकते हैं 11th वाले बच्चे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे आज के क्वेश्चंस। पेन पेपर रेडी है सबके पास? पेन पेपर रेडी है सबके पास? शुरू हो जाइए, क्लॉक से करेंगे सवाल, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं आज। हाँ जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है। आपको दिया हुआ इक्वेशन ऑफ स्टेट PV माइनस बी इज इक्वल टू RT, n मोल्स दिए हुए हैं आपको, या n की जगह n को अभी 1 डाल दीजिए, सिंपल कर देते हैं इसको हटा देते हैं। आप इसको 1 ही कर लीजिए, यहाँ पे मैं सब जगह पे इसको 1 कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 दे दी मैंने। चलिए, डेल्टा H का नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। ये एक्सपैंड कर रही है गैस या कंप्रेस कर रही है? इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल V2 है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब। SH का आंसर है, शिवम का आंसर है A। अपना नाम और आंसर लिखो। शिवम ने आंसर दिया है A, ठीक है। HG तेरा नाम भी लिख साथ में, HG ने लिखा है C, विश्वजीत ने लिखा है A, SC KP ने लिखा है C, कुदरत ने लिखा है C, वेंकट C, विष्णु C, ऋषि C, जवाहर C, पूर्वांश A, हर्ष का B। बता तो दिया यार।
हर्षित, सयंतन, प्रभात, प्रांजल, दीप ज्योति, काफ़ी लोगों के आंसर आ गए। ए जहीर, अक्षय सी, श्रेया सी। सही जवाब है इसका सही जवाब है सी फॉर कैलकाटा। कैसे? ये आप लिखेंगे कि अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि दिया हुआ है मैंने रिवर्सिबल है, तो वर्क क्या होगा? वर्क होगा आपके पास माइनस इंटीग्रल पी डी वी। पी की वैल्यू क्या होगी? आर टी अपॉन वी माइनस बी इंटू डी वी फ्रॉम V1 टू V2, और ये नेगेटिव साइन आएगा, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी? माइनस आर टी एल एन वी माइनस बी फ्रॉम V1 टू V2। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस आर टी एल एन V2 माइनस बी अपॉन V1 माइनस बी। प्रदीप्तो का भी सही है। अंश, तेजस, अंश तेरा गलत है, तेजस का सही है, सूरज का सही है। कुदरत के ऊपर भी सवाल आएगा अभी, ठीक है? करें अगला सवाल? अगला सवाल सब रेडी हैं? इसमें छोटी सी गलती होगी एक, ठीक है? चलिए, एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, पीवी कर्व दिया हुआ है, ठीक है? आपको बताना है वर्क डन कितना है। आपका समय शुरू होता है अब। इसमें एक गलती करेंगे सब लोग। आंसर लिखिए अपना, अगेन वही कॉन्सेप्ट, नाम और आंसर लिखिए। हाँ, तो नेगेटिव साइन है ना, V2 V1 से कम भी तो हो सकता है VC, इसलिए तो उल्लू बनाया ना मैंने तुम्हें क्या पता बाकी एक्सप्रेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। PR, तेरा नाम भी लिख यार। PR, तेरा आंसर ए है। विनीत, झवर का C है, जवाहर का C है, हर्ष का B है, विनीत का A है, नवनीत का C है, हर्षित का A है, प्रभात का A है, कुदरत का B है, मनीष का A है, प्रगति का B है, श्रेया का A है, अवनीश का C है, कांची का B है, वेंकट का A है, और ये बाढ़ आ गई, अदिति का C आ गया, अंजलि का B आ गया, सृष्टि का B आ गया, सूरज का B आ गया। चलिए, तो ये तो पता है कि अपन को कि वर्क डन जो होता है दैट इज एरिया अंडर पीवी कर्व, ये तो सबको पता होता है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू ये वैल्यू कितनी है 2, और ये वैल्यू कितनी है 3, सो हाफ इंटू 2 इंटू 3 लीटर एटमोस्फियर। तो ये तो हो गया कि ये 3 होगा। अब ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो, अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। तो अगर ये एक्सपेंशन जब हो रहा है, तो मैं इसको यहां पे वापस ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। एक मिनट रुकिए आप। हाँ, अगर ये एक्सपेंशन हो रहा है यहां से यहां तक, तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? पूरा नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सपेंशन है। मैं उसको येलो से दिखा रहा हूं, तो ये यहां से यहां तक पूरा एरिया नेगेटिव है, ठीक है? इसको मैं पूरा येलो कर देता हूं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या है? कंप्रेशन है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व कितना है? इतना। तो नेट आपके पास कौन सा एरिया बचा है? सिर्फ येलो वाला, यानी कि नेगेटिव। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी ऐसे सवाल पूछे, मैं एक टिप बता रहा हूं, ध्यान रखिए, भूलिए मत इसको। हिंट, अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है और वो क्लॉकवाइज है, तो वर्क हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। फिजिक्स में उल्टा आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। समझ में आया? तो फिजिक्स वाले बच्चों ने गलत कर दिया होगा। वर्क डन पर साइक्लिक प्रोसेस जीरो होता है। अरे जेबी भाई, डेल्टा यू जीरो होता है, वर्क तो पाथ फंक्शन है। एक बात बता, तू सुबह दौड़ लगा के आ पूरे सर्कल के अंदर, थकेगा नहीं क्या? क्योंकि वर्क तो जीरो है, तो तेरे अंदर तो उतनी एनर्जी आनी चाहिए। तो रोज तू 100 चक्कर मारा कर, बॉडी बन जाएगी तेरी और थकेगा भी नहीं। अपन ऐसे ही थक रहे हैं यार इतने सालों से, ठीक है? समझ गए ना? भागोगे तो समझ जाओगे। कल भागना सुबह, ठीक है? फिर बताना मुझे अगली क्लास में। चलो, ये प्रश्न करके बताइए। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का दिया हुआ है, पीटी कर्व है, आपको मुझे बताना है कि नेटवर्क क्या होगा। फटाफट करके बताओ, फटाफट करके बताओ भाई। बैठे बैठे थक जाता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका आंसर तेरा है ना। फिजिक्स में भी जीरो नहीं आएगा मेरे भाई, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट साइंसेस के ही तो हैं।
जल्दी से इसका आंसर बताइए। ए तो नहीं है, ये तो पक्का है। चलो ये तो अच्छी बात समझ में आई इससे। तो मुझे निकालना है WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। आपको दिया हुआ 1 मोल, तो ये हो जाएगा -1R। बी आ गया है कुछ लोगों का, श्रेया, ऋषि, आकांक्षा, स्नेहांजलि। एक्चुअली बी सही जवाब है। काफ़ी लोग ईमानदारी से खटाखट, यार क्या स्पीड है, मज़ा आ गया यार, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि ये सारे सवाल ओरिजिनल है तो तुम कॉपी करके तो लिख नहीं सकते हो, गूगल करके तो इसका आंसर मिलेगा नहीं तुम्हें। इसीलिए सब लोगों ने आंसर खुद से निकाले हैं। नेगेटिव आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत, मैंने ये इसलिए दिया था क्योंकि अगर इसको आप एक्चुअली सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -1 इंटू आर इंटू 200। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास -1 इंटू आर इंटू 800 ln 3/2। घर जाके कर लेना आप। और इसको -1 इंटू आर इंटू 200। तो आप जब ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने बस ये चेक किया कि ये हिंट कितने लोगों ने यूज़ किया है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो खटाक से देखेंगे नेगेटिव आंसर कौन सा है भाई, अपने को वो निकाल के दो, फ्रेश आंसर बी। आया समझ में? तो बुद्धिमत्ता इसमें नहीं होती कि हमेशा उत्तर को सॉल्व करें, कई बार बुद्धिमत्ता इसमें भी होती है कि हम अरे विष्णु बहुत बुद्धिमान आदमी है तू भाई। चल अगला सवाल करते हैं। ए डायबेटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस मोर देन 1 करेक्ट है। चलो जल्दी से बताओ। अरे यार ये तो अपने को आता है, ये तो मैंने कर ही दिया था यार। ये ए डायबेटिक फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये तो मैंने कर ही दिया था, तो कर ही दिया था मैंने। क्वेश्चन 5 ये वाला करके बताओ। चलो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है बट ये हो जाएगा, इसको होमवर्क की तरह करो। सृष्टि सही है तेरा आंसर, ये होमवर्क की तरह कर लेना, ये सिंपल सवाल ही है। ये वाला बताओ चलो मुझे, अभी गलत नहीं होना चाहिए, 1 मिनट का टाइम है। हाँ 1 मिनट में ही होना चाहिए। चलो इसका उत्तर बताओ। हाँ भाई अपना आंसर और उत्तर साथ साथ लिखना दोस्तों। विश्वजीत का आंसर है सी, ठीक है। बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है इस प्रश्न के लिए? वन मतलब ऑप्शन बताना। हर्ष का आंसर है डी, प्रभात जी का आंसर है बी, आयुष्मान का सी, एमसी का ए, विष्णु जी का बी, पूर्वांश का बी, कांची का बी, वेंकट का ए। भाई एक बात बताओ, यहां पे मैंने कहा है कि ये नॉन आइडियल गैस है, तो क्या करेंगे अपन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। इसको डेल्टा NGRT नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा, डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। डेल्टा यू कितना है, जूल्स में लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 × 10⁻3। P2V2 कितना हो जाएगा, 1.1 × 9.1 माइनस 1 × 1। 1 लीटर एटमोसफेयर कितना होता है, 101.3 जूल्स। ये जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 2.912 किलो जूल्स। इसका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो मैंने बताया था केस 2, बहुत बढ़िया आया समझ में। दीप ज्योति का सी था, प्रांशु का सही है, गुड जॉब। स्नेहांजलि सही है, सही आया, बहुत बढ़िया पीजी भाई। आइडियल समझ बैठे, रैंक इधर की उधर हो गई। ठीक है एमसी भाई। चल अगला सवाल, इसका आंसर दो। ये कार्नोट साइकिल है, प्रेशर वॉल्यूम तुमको दिया हुआ है। ध्यान से देखना, सारे ऑप्शन काफी एक जैसे लग रहे हैं, कौन सा सही है। ये TS कर्व है, TS कर्व है,
शिवम भाई बहुत बढ़िया। वो देखो दूंगा मैं AIMT में, पहले ये तो कर। चलो भाई उत्तर दीजिए इसका। व्हाट इज एस? एस एंट्रोपी होती है मेरे भाई। सर सी, तेरा नाम ही सर है क्या PR? श्रीराम का सी, शिवराम का सी, VR का सी, सद्दाम भाई का सी, आयुष्मान भाई का सी, सी गतम, विश्वजीत का सी, सूरज का सी, सात्विक का सी, प्रभात भाई का सी, कांची का बी, AD का सी, अंश का सी, सुशांत का सी, नवनीत का सी की बाढ़ आ चुकी है। अक्षय, श्रेया, सृष्टि का बी है, नयति का सी है, SC का D है, जवाहर का बी है, ओ हो, कुदरत भाई, कुदरत का सी है, प्रांशु का सी है। माई चैट इज विजिबल टू यू? यस यस RM। देखो यहां से यहां जा रहे हो, ठीक है। पहली बात तो T1 T2 से बड़ा होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि T1 T2 से बड़ा है तो ऊपर ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे T2 T1 से बड़ा है। अच्छा, T1 T2 से बड़ा है, 1 से लेकर 2 तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये 1 है, ये 2 है, दोनों का टेम्परेचर T1 है। यहां से यहां देखोगे तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो क्या होगा, 1 से 2 एंट्रोपी बढ़ेगी, बिल्कुल सही। 2 से 3 पे क्या होगा, ए डायबिटिक है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर कम हो रहा है। 3 से 4 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो एंट्रोपी कम होगी, तो इस तरफ जाओगे और फिर यहाँ से यहाँ जाओगे। कितना सिंपल सवाल है ये। कितने लोगों का, बहुत लोगों का सही हुआ है, बट मैं इसमें स्मार्ट ऑप्शन दे सकता था, अभी तो मैंने तुम्हारे ऊपर थोड़ी दया खा ली। जिनका गलत हुआ है, इतना मुश्किल सवाल था नहीं, दिखने में बहुत भयानक है, तो डरा सकता हूं मैं आपको इसमें, है ना, पर डरना नहीं है। आगे अगला सवाल, सब रेडी हैं अगले सवाल के लिए? चलिए, एक मोल ऑफ आइडियल गैस है जिसको एक्सपैंड किया है आइसोथर्मली और इरिवर्सिबली एट 400 केल्विन फ्रॉम वॉल्यूम 2 लीटर टू 3 लीटर एंड 40 किलो जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आपको बताना है मोर देन 1 करेक्ट है ये, क्या क्या सही है बताइए। तो पहली बात तो आइसोथर्मल है, तो डेल्टा एस सिस्टम में एक लिख के बैठ जाता हूं। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, क्या होता है, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, यही होता है ना। कोई बात नहीं सृष्टि, वेंकट का आंसर है ACD, विष्णु का AC, AR का है AD, प्रभात का है AB, शिवम का है AC। ओके, पता लग जाएगा अभी। KH, अक्षय का है CS, CA है, A और C है। करें AD AB AC, ये अच्छा सवाल है, इतना आसानी से नहीं होगा। ACD, यूनिवर्स का जीरो ही कर रहे हो, अगर इरिवर्सिबल है तो जीरो हो ही नहीं सकता यूनिवर्स का, सिर्फ रिवर्सिबल में ही डेल्टा एस टोटल जीरो होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। चलो मैं बता देता हूँ, इरिवर्सिबल है डेल्टा एस सिस्टम तो यही रहने वाला है, अगर आइसोथर्मल है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा एस सिस्टम कितना आएगा, N इंटू R ln V2/V1, ये वैल्यू आएगी आपके पास 3.37 जूल्स, तो ये तो सही हो जाएगा। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, -dq सिस्टम बाय टी। अच्छा, 40 किलो जूल सिस्टम हीट ले रहा है, तो सिस्टम की हीट तो पॉजिटिव है, सो -40 किलो जूल है, मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻3, क्योंकि हीट इज एडेड टू द सिस्टम, तो गिवन बाय दिस, तो -40। अब क्या हो जाएगा, अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है आपको दिया हुआ, 400 केल्विन। तो अगर ये 400 केल्विन आपको दिया हुआ है तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी, अगर ये 400 दिया हुआ है तो
अरे अब तो बता दो। -40 इंटू 1000 अपॉन 400, ये तो 0 0 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा -100। तो क्या कैलकुलेशन बहुत ही खतरनाक दे दी क्या मैंने आपको? बताओ, ये क्या खतरनाक कैलकुलेशन थी? तो मैंने बस मोर देन 1 करेक्ट लिखा तो आंसर लोगों ने ACD लिख दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना मूर्ख हूं? ये क्वेश्चन मैंने तुक्के मारने वालों को पकड़ने के लिए किया था। तुक्के मत मारा करो, छोड़ दिया करो कुछ आंसर नहीं आए तो। ठीक है, बी कैसे आएगा? सराउंडिंग तो यही है ना मेरे भाई। पूर्वांश तेरा ए था। अरे जेई मेन को छोड़ना, तू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी करना केपी अच्छे से यार। देखो सवाल में कुछ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? बता मुझे। नहीं ना, सिंपल सी बात है, फोकस वाला सवाल है, फोकस नहीं भटक सकता है। ठीक है, चल अगला सवाल कर, ये वाला करके बता। मोर देन 1 करेक्ट है, डेल्टा एस, ये डेल्टा एस लिखा है तो मतलब डेल्टा एस टोटल ही है वो। ठीक है, बताओ कहाँ कहाँ पे 0 से बड़ा है, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। टेम्परेचर दिया ना यार, ये देख ये देख ये देख ये देख, सिस्टम सराउंडिंग का सेम होता है, ये भी बताया था। बी और सी, बी ABC। देख, पेड़ से पत्ता तो अपने आप गिरता है, नेचुरली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो ये तो होना ही वाला है। बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होता है, पहले एग के अंदर सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, फिर क्या होता है जब उसको बॉईल करते हो ना तो वो स्ट्रेच हो जाता है ऐसे। तो क्या होता है तुम्हारे पास, ये क्या होता है बताओ? इसको क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। याद आया क्या? तो लॉन्ग चेन बन गई है, तो स्ट्रेस रिलीज हो गया है, तो क्या हो गया, उसकी एंट्रोपी भी बढ़ती है। वेरी गुड। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ये रबर बैंड है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। स्टार्टिंग के अंदर रबर बैंड के ये सपोज मैं 2 पॉइंट लेता हूं, A और B। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुम इनको किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते थे, है ना? अब तुमने एक बार इनको खींच लिया, तो क्या होता है जल्दी से बताओ? रबर बैंड को खींचते हो तो क्या होता है? वो कोशिश करता है कि मैं इधर जाऊं, यानी कि वो कोशिश करता है कि वो स्पॉन्टेनियस तरीके से पीछे की तरफ जाए, क्योंकि तुमने स्ट्रेच किया तो रबर बैंड क्या करेगा, कहेगा कि मेरे को वापस उसी जगह पे जाना है, यानी कि इसका उल्टा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अनस्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। दीप ज्योति भाई, सी तो उल्टा बोल दिया तूने मेरे भाई। स्ट्रेस रिलीज होगा ना, तो इसलिए मतलब ये प्रोसेस स्ट्रेचिंग वाला जो होगा, अगर स्ट्रेचिंग स्पॉन्टेनियस होता तो वापस क्या होता, रबर बैंड ऐसे क्या ऐसे ही रहना चाहिए था ना, वापस आना ही नहीं चाहिए था अपनी जगह पे। फ्रीजिंग ऑफ आइस, -20 डिग्री पे तो फ्रीज होता ही है, 0 डिग्री पे हो जाता है, और 180 m है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो इसका भी स्पॉन्टेनियस है। तो इसका आंसर होगा A, B और D। बी करेक्ट क्यों है? अरे प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो ऐसे बंधे हुए होते हैं, जब तू गर्म करता है तो क्या होता है, खुल जाती है वो चेन लंबे से। प्रोटीन्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अंडे में क्या होते हैं? प्रोटीन्स। तो बोलते हैं ना बचपन में अंडा खाया करो, प्रोटीन होते हैं। बी थोड़ा ट्रिकी था यार, अब थोड़े बहुत तो मैं मजे करूंगा ना यार तुम्हारे साथ। ट्रिकी क्या यार, ये अच्छे सवाल है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम करोगे। ठीक है, चल अगला सवाल करें। ऑप्शन सी अगेन। अक्षय, अगर स्पॉन्टेनियस होता रबर बैंड को खींचना, तो रबर बैंड जो खींची हुई पोजीशन है उसी में ही रहना चाहिए था, यानी कि तू रबर बैंड को खींचेगा तो वो ऐसे ही छोड़ के चला जाता, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बट क्या ऐसा होता है? नहीं ना, वो अपने अपनी जगह पे आता है, यानी कि खींची हुई पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन पे आना इज स्पॉन्टेनियस, यानी कि यहां से वहां जाना उल्टा। ठीक है, चलो ये सवाल करके बताओ मुझे। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, मैं हिंट दे देता हूं, चलो करो, वैसे इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। साइक्लोहेक्सीन ये होता है, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो ये बनेगा। तो इसका डेल्टा एच आपको दिया हुआ है -120।
ठीक है, ये आपको हिंट इस्तेमाल करना है। कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर मैं बेंजीन के अंदर हाइड्रोजनेशन करूंगा तो क्या होगा? 3 हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, तो बताओ इसका डेल्टा एच कितना होगा? हाँ जी, गलत सही नहीं है यार, लाइफ के अंदर सीखना इंपॉर्टेंट है। अरे विष्णु का आंसर भी आ गया, विष्णु का आंसर है सी। बहुत बढ़िया। विश्वजीत का आंसर है ए। इतना सीधा नहीं है मेरे भाई, इतना सीधा नहीं है ये सवाल। रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है, ठीक है। वेंकट का आंसर है ए, नवनीत का आंसर है ए, एजी का आंसर है -360। अच्छा, एजी का आंसर है ई, नया ही आंसर आ गया 320 प्लस, यानी कि ए आंसर, डी सी आंसर है। प्रभात का बी। चलो करते हैं, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, हाइड्रोजनेशन अगर इसका हो रहा है तो एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो अगर मैं 3 हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो क्या होगा? 3 इंटू -120, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? -360। यहां तक क्लियर है? अब अगर ये देखता हूं तो ये इसका हीट ऑफ रिएक्शन है। इसका हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? -360 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है साइक्लोहेक्सेन का? -150। माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कितना है? +50। अच्छा, मान लो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन निकालनी है। अगर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन निकालनी है तो क्या करूं बताओ? किसका है? रिएक्टेंट साइड में है रेजोनेंस एनर्जी या प्रोडक्ट साइड में? इसकी रेजोनेंस एनर्जी दी हुई है। मान लो कि रेजोनेंस एनर्जी -x है, ठीक है, नेगेटिव ही होती है। रिएक्टेंट साइड में होती है तो प्लस होती है या माइनस होती है? जल्दी से बताओ। अगर ये -x है तो क्या लिखूं? -x लिखूं या +x लिखूं? जल्दी से बताओ। ऐड -x प्लस, ओवरकम करना पड़ेगा ना। अब पता कैसे लगेगा कि सही किया है गलत? अपने आप x की वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए ना, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। तो वैसे तो तुम ये कह सकते थे कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही आती है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? -360 -200 यानी कि -160। तो ये आ गया डी फॉर डेली। आया क्या सबको समझ में? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई, इतना मुश्किल नहीं था। तुम्हारे सामने किया है मैंने, कैलकुलेशन भी सरल थी। अगला प्रश्न करें फिर से एक बार। एमसी, रेजोनेंस एनर्जी अगर हमको मान लेते हैं -x, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं रेजोनेंस एनर्जी -20 होती, तो मैं अगर रिएक्टेंट की देता तो मैंने क्या लिखा था? +20। तो अगर -x है तो रिएक्टेंट की रेजोनेंस एनर्जी निकाल दी, तो मैं क्या लिखूंगा? +x। अगर ये उल्टा होता रिएक्शन तो माइनस लिखता मैं। फॉर्मूला क्यों याद कर रहा है यार? थ्योरेटिकल निकाल, फिर ऑब्जर्व निकाल, फिर माइनस कर, वो सब क्यों कर रहा है? कि देखो सिंपल तरीका बता रहा हूँ केज, उसको करना है तू यार। फॉर्मूला तो मैंने लिख ही दिया था। थोड़ा बहुत कह सकते हो एडवांस जैसा है, बट मजा आएगा, है ना। चलो ये सवाल करके बताओ। ये ऐसे लग रहा है कि बहुत खतरनाक सवाल है। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये दिया हुआ है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, पीएन। चलो भाई, ये सिंपल सवाल है, इसमें सब लोग एक गलती करेंगे, मुझे पता है गलती क्या करेंगे। सी आ गया आंसर एआर का, बहुत बढ़िया। नाम भी लिख दो अपना अपना भाई। क्या आरंट यू गेटिंग स्लीप? अरे यार, नींद की जरूरत किसको है? मुझे बहुत मजा आ रहा है यार। उत्तर निकालो भाई इसका, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। विश्वजीत स्किप। चलो ईमानदार तो है यार, तुक्के नहीं मार रहा है। हर्ष का आंसर आ गया डी फॉर दिल्ली, ओके। पीआर का आंसर आ गया ए, ओके।
जल्दी से। शिवम का आंसर आ गया बी, प्रभात का आ गया ए, प्रियांशु का आ गया बी, विष्णु का आ गया डी, सूरज का आ गया बी, एसआर का आ गया बी। लास्ट तक रुकोगे तो बहुत मजा आएंगे यार। कल तो अपन भयानक सवाल करने वाले प्रीवियस ईयर सारे, और वो भी नए वाले प्रीवियस ईयर। मजा आएगा बहुत, आना क्लास में। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, देख सुन मेरी बात। सपोज एक वीक एसिड का पूछा है मैंने, ठीक है, तो क्या होगा? मेरा सिंपल फंडा है, पहले कोई भी वीक एसिड होता है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे निकालते हैं? पहले आप उसको हीट दे दो वीक वाले को, तो आप उसको हीट दे दो क्यू आयोनाइजेशन, ताकि वो 100% डिसोसिएट हो जाए। अगर वो 100% डिसोसिएट हो गया तो अब तो वो एज गुड एज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही है। और वो वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? -13.7। ये तो किया होगा सब लोगों ने। किलो कैलोरी है तो इसको ये लिख दो। अब सवाल ये है कि आपको दिया हुआ है कि एसिड 20% आयोनाइज्ड है ना, 20% आयोनाइज्ड है, तो उसको कितना आयोनाइज और करना है? 80% ही करना है ना, हाँ या ना? अगर 20% टूट चुका है तो कितना तोड़ोगे? 80% ही तोड़ोगे, तो 0.8 इंटू क्यू आयोनाइजेशन करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो क्या करेंगे इसको? 0.8 इंटू 800 माइनस 13,700, ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -13060। तो डी काफी लोगों ने लिखा था, सही भी लिखा था। ये आपका होमवर्क है, इसके अंदर सब लोग एक गलती करेंगे, वो कल गलती करके लाना, फिर मैं समझाऊंगा। तो मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, ज़्यादा नहीं दिए। कल आप मुझे मिलेंगे, कल फ्राइडे है 7 बजे, है ना? और न्यूट्रलाइजेशन वाला फिर से बताऊं, ये वाला देख सिंपल फंडा है। सपोज मैं कहता हूं कि एक वीक एसिड है, इस केस में क्या है? एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस वीक वाले को एक एनर्जी देता हूं, इसको बोलता हूं क्यू आयोनाइजेशन, क्योंकि एनर्जी दे रहा हूं तो प्लस साइन आएगा। अगर ये पूरा तोड़ूंगा तो ये भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, हाँ या ना? तो एग्जैक्ट सेम थोड़ी दूंगा केपी, तो SA प्लस SB बन गया। SA प्लस SB का तेरे को वैल्यू दी हुई है ये, तो अगर मैं बोलता हूं कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो वो क्या होगी? दिस प्लस दिस, ठीक है। लास्ट वाले में C आ गया, गलत भी तो हो सकता है। पूर्वांश तेरा सही आया। कल आप मुझे मिलेंगे, कल हम करेंगे फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कल बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा मैं। बैटमैन पता है क्या लोगों को? बैटमैन, जोकर, हाँ बैटमैन जोकर तो पता ही होगा यार। तो कल की क्लास में आएंगे तो बैटमैन और जोकर से मुलाकात होगी, बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी। अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने में हम मजे लें, वही सही पढ़ाई है, ठीक है। एक हमारा कस्टमरी प्रॉमिस करते हैं हम कि कल आप आएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा पढ़कर आएंगे, नंबर 1 प्रॉमिस कर दो। आज का जो मैंने लेक्चर लिया है इसके दो सवाल हैं, वो करके आएंगे। उसके अलावा जो थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिए। ऑब्वियसली आखिरी के 20-25 दिन है, तो जितना अपन कर रहे हैं अच्छे से करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टैटिस्टिकली जो सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं वो मैंने करवाया, ठीक है। तो आई होप सबको मज़ा आया होगा। प्रॉमिस लिख दो फटाफट। SN स्नेहांजलि हमेशा ईमानदारी से प्रॉमिस लिख देती है यार। अरे बाय से पहले प्रॉमिस लिख केटी। अरे फिर बाय लिख रहा है अक्षय, प्रॉमिस पहले लिखना है फिर बाय। अरे नहीं बैंड नहीं बजेगा भाई, केमिकल काइनेटिक्स में तेरे को इतना स्मूथ करा दूंगा एकदम, तेरे को बिल्कुल समझ में आया। प्रॉमिसों की बाढ़ आ गई है भाई। सृष्टि प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। आयोनिक में तेरा ऐसा फोड़ बना दूंगा ना, एने मजा आएगा तेरे को, घबरा मत। क्लासेस ईमानदारी से अटेंड कर बस। हाँ कर ले, बहुत है, VC कर ले, तू फोड़ देगा उसके बाद। तू ट्राई करके देख लेना सवाल। प्रदीप्तो भाई धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर से शाम को 7 बजे। तब तक के लिए प्लीज ध्यान रखिए एंड हैप्पी लर्निंग। बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.